Hello everyone. Today we are going to cover next chapter that is बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में. Let's begin. आमतौर पर बाजारों को क्रय विक्रय के स्थान मान कर चलते हैं. दैनिक बोलचाल के प्रयोग में बाजार शब्द का अर्थ विशेष बाजार हो सकता है जिन्हें हम शायद जानते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन के पास के बाजार, फलों का बाजार या थोक बाजार. कभी कभी हम स्थान की बात न कर लोगों, खरीदार और विक्रेताओं के जमावड़े की बात करते हैं तो मिलकर बाजार को बनाते हैं. अतः उदाहरण के तौर पर एक साप्ताहिक सब्जी बाजार नगरीय पड़ोस या पड़ोसी गांव में हफ्ते के हर दिन विभिन्न स्थानों पर पाया जा सकता है. एक अन्य अर्थ में बाजार एक क्षेत्र या व्यापार या कारोबार की श्रेणी के बारे में बात करता है, जैसे कारों का बाजार या फिर बने बनाए कपड़ों का बाजार. इसी से जुड़ा हुआ एक अर्थ एक विशेष उत्पाद या सेवा की मांग का द्योतक है, जैसे कंप्यूटर विशेषज्ञों का बाजार. इन सभी अर्थों में एक बात समान है और वो यह है कि ये सभी अर्थ एक विशेष बाजार की बात कर रहे हैं जिसे हम पूरी तरह तभी समझ सकते हैं जब हम उसके संदर्भ को ध्यान में रखें. पर अगर ऐसा है तो सिर्फ बाजार का शाब्दिक प्रयोग जो किसी विशेष जगह, लोगों के जमावड़े या बाजारी प्रक्रियाओं के क्षेत्र का चित्रण न करता हो, हमें क्या दर्शा सकता है? यह प्रयोग न केवल ऊपर दिए गए अर्थों को सम्मिलित करता है बल्कि तमाम तरह की आर्थिक क्रियाओं और संस्थाओं को भी इंगित करता है. अतः बृहत अर्थ में बाजार अर्थव्यवस्था के लगभग समान है. हम बाजार को एक आर्थिक संस्था के रूप में देखने के आदी हैं, पर यह अध्याय आपको बताएगा कि बाजार एक सामाजिक संस्था भी है. अपने समय के तरीके में बाजार की तुलना जाति, जनजाति या परिवार जैसी स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष सामाजिक संस्थाओं, जिनका वर्णन अध्याय 3 में किया गया है, से की जा सकती है. बाजार और अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य. अर्थशास्त्र की पाठन प्रक्रिया का उद्देश्य इस बात को समझने और व्याख्यान करने से है कि आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में बाजार किस प्रकार से कार्य करता है, जैसे मूल्य किस तरह से तय होते हैं, किसी विशेष प्रकार के निवेश का संभावित असर, या वह कौन से कारक हैं जो लोगों को खर्च करने या पैसा बचाने के लिए प्रभावित करते हैं. समाजशास्त्र बाजारों के पठन पाठन में क्या योगदान कर सकता है जो अर्थशास्त्र से अछूता रह गया है? इसके जवाब के लिए हमें संक्षिप्त तौर पर 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड और आधुनिक अर्थशास्त्री के शुरुआती दिनों के बारे में जानना होगा, जिसे उस दौर में राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहा जाता था. आरंभिक दौर के राजनीतिक अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ सबसे चर्चित थे, जिन्होंने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन में बाजार की अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास किया, जो उस वक्त अपने शुरुआती दौर में थी. स्मिथ का तर्क था कि बाजारी अर्थव्यवस्था व्यक्तियों में आदान प्रदान या सौदों का एक लंबा क्रम है जो अपनी क्रमबद्धता की वजह से खुद ब खुद एक कार्यशील और स्थिर व्यवस्था की स्थापना करती है. यह तब भी होता है जब करोड़ों के लेन देन में शामिल व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति इसकी स्थापना का इरादा नहीं रखता है. आधुनिक अर्थशास्त्र का विकास एडम स्मिथ जैसे प्रारंभिक विचारकों के विचारों से हुआ, और यह इस विचार पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था को समाज के एक पृथक हिस्से के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, जो बड़े सामाजिक एवं राजनीतिक संदर्भ से अलग है, जिसमें बाजार अपने समय के नियमों के अनुसार कार्य करता है. इस उपागम के विपरीत समाजशास्त्रियों ने बड़े सामाजिक ढांचे के अंदर आर्थिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक वैकल्पिक तरीके का विकास करने का प्रयास किया है. समाजशास्त्री मानते हैं कि बाजार सामाजिक संस्थाएं हैं जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित हैं. उदाहरण के लिए, बाजारों का नियंत्रण या संगठन अक्सर विशेष सामाजिक समूह या वर्गों द्वारा होता है और इसकी अन्य संस्थाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं से भी विशेष संबंध होते हैं. समाजशास्त्री इस विचार को अक्सर यह कहकर प्रकट करते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं समाज में रची बसी हैं. इस मत को यहाँ 2 उदाहरणों सहित प्रस्तुत किया गया है. उदाहरण 1 है एक साप्ताहिक आदिवासी हाट का और दूसरा है एक पारंपरिक व्यवसाय समुदाय और भारत के उपनिवेशिक दौर में उसका लेन देन का नेटवर्क या तंत्र. छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर में धोराई गांव का एक साप्ताहिक आदिवासी बाजार. एडम स्मिथ समकालीन आर्थिक विचार के उद्गमकर्ता के रूप में जाने जाते हैं. स्मिथ अपनी 5 पुस्तकों की श्रृंखला द वेल्थ ऑफ नेशन से प्रसिद्ध हैं, जिसमें इस बात की व्याख्या की गई है कि कैसे खुली बाजार अर्थव्यवस्था में तार्किक समय लाभ आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है. दुनिया भर के अधिकांश कृषक या
खेतीहर समाजों में आवधिक बाजार या हाट सामाजिक और आर्थिक संगठन व्यवस्था की एक केंद्रीय विशेषता होती है। साप्ताहिक बाजार आसपास के गांवों के लोगों को एकत्रित करता है जो अपनी खेती की उपज या किसी और उत्पाद को बेचने आते हैं और वे बनी बनाई वस्तुएं एवं अन्य सामान खरीदने आते हैं जो उनके गांव में नहीं मिलते। इन बाजारों में स्थानीय क्षेत्र से बाहर के लोगों के साथ साथ साहूकार, मस्करे, ज्योतिषी एवं तमाम तरह के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं एवं वस्तुओं के साथ आते हैं। ग्रामीण भारत में एक कम तय अंतराल पर विशेष बाजार भी लगते हैं, जिसका एक आवधिक उदाहरण है पशु बाजार। यह आवधिक बाजार विभिन्न स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है एवं उन्हें बृहद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और कस्बों एवं महानगरीय केंद्रों से जोड़ता है। साप्ताहिक हाट ग्रामीण एवं नगरीय भारत में भी एक आम नज़ारा होता है। पहाड़ी और जंगलाती इलाकों में खासतौर पर यह आदिवासी बसे होते हैं, जहां अधिवास दूर दराज तक होता है, सड़कें और संचार भी जीर्ण शीर्ण होता है एवं अर्थव्यवस्था भी अपेक्षाकृत अविकसित होती है। ऐसे में साप्ताहिक बाजार उत्पादों के आदान प्रदान के साथ साथ सामाजिक मेल मिलाप की एक प्रमुख संस्था बन जाता है। स्थानीय लोग बाजार में अपनी खेती की उपज या जंगल से लाए गए पदार्थों को व्यापारियों को बेचते हैं, जो कस्बों में इन्हें ले जाकर दोबारा बेचते हैं और इन पैसों से आवश्यक वस्तुएं जैसे नमक एवं खेती के औजार और उपभोग की वस्तुएं जैसे चूड़ियां और गहने खरीदते हैं। पर अधिकांश लोगों के लिए हाट जाने का प्रमुख कारण सामाजिक है, जहां वह अपने रिश्तेदारों से भेंट कर सकते हैं, घर का जवान लड़के लड़कियां का विवाह तय कर सकता है, गप्पे मार सकता है और कई अन्य कार्य कर सकता है। जहां जनजातीय क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार एक बहुत पुरानी संस्था है, वहीं समय के साथ इनके स्वरूप में परिवर्तन भी हुआ है। इन दूरस्थ क्षेत्रों के औपनिवेशिक राज्यों के नियंत्रण में आने के बाद इन्हें धीरे धीरे क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ दिया गया। जनजातीय क्षेत्रों और सड़कों के निर्माण द्वारा और स्थानीय लोगों को समझा बुझा के, जिनमें से बहुत से लोगों ने जनजातीय विद्रोह द्वारा औपनिवेशिक शासन का विरोध किया था, खोला गया ताकि इन इलाकों के समृद्ध जंगलों और खनिजों तक बेरोक-टोक पहुंचा जा सके। ऐसा होने से इन क्षेत्रों में व्यापारी, साहूकार और आसपास के मैदानी इलाकों से अन्य गैर जनजातीय लोगों का यहाँ भी तांता लग गया। इस प्रकार जनजातीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आ गया, क्योंकि अब जंगल के उत्पादों को बाहरी लोगों को बेचा जाने लगा और नई तरह की वस्तुएं व्यवस्था में शामिल हो गई। आदिवासियों को अब उन खदानों और बागानों में भी मजदूर के तौर पर रखा जाने लगा जो अंग्रेजी सरकार के दौरान में स्थापित हुए थे। औपनिवेशिक दौर के दौरान जनजातीय श्रम के एक बाजार का विकास हुआ। इन तमाम बदलावों की वजह से स्थानीय जनजातीय अर्थव्यवस्थाएं बड़े बाजारों से जुड़ गई, पर इसका असर स्थानीय लोगों के लिए सामान्यतः बेहद नकारात्मक रहा था। उदाहरण के लिए, बाहर से स्थानीय क्षेत्रों में साहूकार और व्यापारियों के आवागमन ने आदिवासियों को दरिद्र कर दिया। उनमें से अधिकांश ने अपनी जमीन बाहरी लोगों के हाथ में खो दी। साप्ताहिक बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में जनजातीय, स्थानीय अर्थव्यवस्था और बाहरी वातावरण के बीच की कड़ियों और आदिवासियों एवं अन्य लोगों के बीच के आर्थिक शोषण का संबंध, इन सब का चित्रण बस्तर जिले के एक साप्ताहिक बाजार के अध्ययन में किया गया है। इस जिले में गोंडा आदिवासी रहते हैं। साप्ताहिक बाजार में आप स्थानीय लोग, जिसमें जनजातीय और गैर जनजातीय मुख्यतः हिंदू के साथ साथ बाहरी लोग, जिसमें मुख्यतः विभिन्न जातियों के हिंदू व्यापारी होते हैं, को पाएंगे। इन अधिकारों भी बाजार में इन आदिवासियों के साथ व्यापार करने आते हैं जो वन विभाग के लिए काम करते हैं। इस प्रकार इस बाजार में तमाम तरह की विशेष विक्रेता अपने उत्पाद और सेवाएं बेचने आते हैं। मुख्य चीज़ें जिनका बाजार में विनिमय होता है वे बनी बनाई वस्तुएं जैसे गहने और पायलें, बर्तन और चाकू, गैर स्थानीय खाद्य पदार्थ जैसे नमक और हल्दी, स्थानीय खाद्य सामग्री, खेतीहर उत्पाद और बनी बनाई वस्तुएं जैसे बांस की टोकरी और जंगल के उत्पाद जैसे इमली एवं तिलहन है। जंगल के उत्पाद जो आदिवासी कर लेकर आते हैं वह व्यापारी खरीदकर कस्बों में ले जाते हैं। इन हाटों में खरीदार मुख्यतः आदिवासी ही होते हैं, पर विक्रेता मुख्यतः जाति प्रधान हिंदू होते हैं। आदिवासी जंगली और खेती संबंधी उत्पादों और अपने श्रम बल को बेचकर जो पैसा कमाते हैं वो मुख्य इन हाटों में मिलने वाली सस्ती पायलों एवं गहनों और उपभोग की वस्तुएं जैसे बने बनाए कपड़ों की खरीदारी के लिए खर्च करते हैं।
पूर्व उपनिवेशिक और उपनिवेशिक भारत में जाति आधारित बाजार एवं व्यापारिक तंत्र। भारतीय आर्थिक इतिहास के कुछ पारंपरिक विवरण भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को एक अपरिवर्तनशील रूप में देखते हैं। यह माना जाता रहा है कि आर्थिक रूपांतरण उपनिवेशवाद के साथ ही शुरू हुआ। ऐसा माना जाता था कि भारत प्राचीन ग्रामीण समुदायों का देश है जो अपेक्षाकृत स्वनिर्भर थे और उनकी अर्थव्यवस्थाएं प्राथमिक तौर पर गैर बाजारी विनिमय के आधार पर संगठित थी। उपनिवेशिकता के दौरान और भारत की आज़ादी के प्रारंभिक दौर में ऐसा माना गया कि व्यावसायिक रुपए पैसे की अर्थव्यवस्था के स्थानीय कृषक अर्थव्यवस्था में आने और विनिमय के बृहद क्षेत्रों में उनके शामिल होने से ग्रामीण एवं नगरीय समाजों में जबरदस्त सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुआ। यहाँ यह कहना सही है कि उपनिवेशिकता के बड़े आर्थिक रूपांतरण किए, जैसे अंग्रेजी सरकार की ये मांग कि भूमि के लगान को नकद चुकता करना है। वहीं हाल ही में हुए ऐतिहासिक शोध यह दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण उपनिवेशिकता के ठीक पहले से ही विद्यमान था, जहां बहुत से गांव और इलाकों में विभिन्न प्रकार की गैर बाजारी विनिमय व्यवस्था जैसे जजमानी व्यवस्था तो मौजूद थी, पर उपनिवेशिकता से पहले भी गांव विनिमय के बड़े तंत्र का हिस्सा थे, जिससे कृषि उत्पाद और तरह तरह की अन्य वस्तुओं का व्यापारिक प्रचलन होता था। बेली 1983, स्टाइन एम सुब्रमण्यम 1996। अब ऐसा लगता है कि पारंपरिक और आधुनिक या पूंजीवाद से पहले और पूंजीवाद का दौर अर्थव्यवस्था के बीच अक्सर जो विभाजन किया जाता है वो इस सफाई से बटा हुआ नहीं है, बल्कि एक दूसरे से घुला मिला है। हाल ही के ऐतिहासिक शोधों ने ये भी उजागर किया कि उपनिवेश के पहले भी भारत में विस्तृत और परिष्कृत व्यापारिक तंत्र विद्यमान थे। यह तो हम सब जानते हैं कि पिछले कितनी शताब्दियों से भारत हथकरघा के कपड़ों का मुख्य निर्माता और सूती कपड़ों और महंगे रेशम दोनों निर्यातक होने के साथ साथ अनेक अन्य वस्तुओं जैसे मसालों, जिनकी वैश्विक बाजार में मुख्यतः यूरोप में भारी मांग थी, का स्रोत था। तो यह कतई आश्चर्य की बात नहीं कि उपनिवेश के पहले के दिनों में भारत में उन्नत अवस्था के उत्पादन केंद्रों के साथ साथ देशज व्यापारियों का संगठित समाज, व्यापारिक तंत्र और बैंकिंग व्यवस्था भी शामिल थी, जिससे भारत आंतरिक स्तर पर और बाकी दुनिया से भी व्यापार करने में सक्षम था। पर इन पारंपरिक व्यवस्थित समुदायों या जातियों की अपनी कर्ज और बैंक की व्यवस्थाएं थी। उदाहरण के लिए विनिमय और कर्ज का एक महत्वपूर्ण साधन हुंडी या विनिमय का बिल, जो कि एक कर्ज पत्र की तरह थी। इसे व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार में इस्तेमाल करते थे। चूंकि व्यापार प्राथमिकता में इन समुदायों की जाति एवं नातेदारी क्षेत्र पर होती थी, इसलिए देश में किसी एक कोने से एक व्यापारी द्वारा जारी हुई हुंडी दूसरे कोने में व्यापारी द्वारा स्वीकार की जाती थी। बाजारों का सामाजिक संगठन। पारंपरिक व्यापारिक समुदाय। भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन पारंपरिक व्यापारिक समुदायों या जातीय जैसे नाकरदारों पर केंद्रित है। जैसे कि आप अच्छी तरह से जान गए हैं कि भूमि पर अधिकार, व्यावसायिक भिन्नता और अन्य विषयों के संदर्भ में जाति व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में गहरा नाता है। यह बात बाजारों और व्यापार पर भी उतनी ही लागू होती है। वास्तव में वैसे चार वर्णों में से एक है। यह तथ्य भारतीय समाज में प्राचीन काल से व्यापार और व्यापारी के महत्व को दर्शाता है। हालांकि अन्य वर्णों की तरह वैश्य परिस्थिति अक्सर स्थिर पहचान या सामाजिक स्थिति की तुलना में अधिकार या आकांक्षा से प्राप्त की हुई होती है। हालांकि कुछ ऐसे वैश्य समुदाय भी हैं, जैसे उत्तरी भारत के बनिया, जिनका पारंपरिक व्यवसाय एक लंबे समय से व्यापार या वाणिज्य रहा है। कुछ जाति समूह भी हैं जो व्यापार में शामिल हो गए हैं। ऐसे समूह ऊपर बढ़ने की प्रक्रिया में वैश्य की परिस्थिति पाने की आकांक्षा रखते हैं या इस पर अधिकार जताते हैं। सभी जाति समुदाय के इतिहास की तरह अधिकांश दशाओं में जाति परिस्थिति या पहचान और जाति व्यवहारों, जिसमें व्यवसाय भी शामिल है, के बीच एक जटिल संबंध होता है। भारत में पारंपरिक व्यापारियों समुदायों में सिर्फ वैश्य ही नहीं बल्कि और समूह भी अपनी भिन्न धार्मिक या अन्य सामुदायिक पहचानों के साथ शामिल हैं, जैसे पारसी, सिंधी, बोहरा या जैन। व्यापारिक समुदायों की समाज में हमेशा उच्च परिस्थिति नहीं रही है। मसलन उपनिवेश काल में नमक का दूर दराज तक व्यापार एक उपेक्षित जनजातीय समूह बंजारों द्वारा होता था। हर स्थिति में सामुदायिक संस्थाओं का विशेष रूप और उनका आचरण विभिन्न संस्थाओं और व्यापारियों प्रथाओं को जन्म देता है। भारत में अतीत व समकालीन परिवेश में बाजारों के परिचालन
को समझने के लिए हम इस बात की जांच कर सकते हैं कि किस तरह व्यापार के कुछ विशेष क्षेत्र विशेष समुदायों द्वारा नियंत्रित होता है। इस जाति आधारित विशेषता का एक कारण यह भी हो सकता है कि व्यापार और खरीद फरोख्त आमतौर पर जाति एवं नातेदारी तंत्रों में ही होता है, जैसा कि हमने नाट्यकारों में के मामले में देखा, क्योंकि व्यापारी अपने समुदाय के समय के समुदायों के लोगों पर विश्वास औरों की अपेक्षा ज़्यादा करते हैं, इसलिए वे बाहर के लोगों की बजाय इन्हीं संपर्कों में व्यापार करते हैं और इससे व्यापार के कुछ क्षेत्रों पर एक जाति का अधिकार हो जाता है। उपनिवेशवाद और नए बाजारों का आविर्भाव। उपनिवेशवाद के आते ही भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे बदलाव आए, जिससे उत्पादन, व्यापार और कृषि में एक अभूतपूर्व विघटन हुआ। So guys, let we cover the remaining part in the next session. Till that time, take care. Meet you soon.